कोरोना का जो प्रकोप रहा है इसमें स्टेरॉइड का खूब इस्तेमाल डॉक्टरों ने किया, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले भी भारत में इतने ज्यादा आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि विदेशों में भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें महाराष्ट्र में ही 90 मौतें हो गई हैं। अब फूड एंड ड्रग फाउंडेशन और एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया है कि क्या हम दूषित ऑक्सीजन और इसमें डिस्टिल वाटर की जगह नल के पानी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता है। ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखा है, जिसमें आशंका जताई है कि किल्लत के दौरान इंडस्ट्रियल ग्रेड के ऑक्सीजन बनाने वाले निर्माता और रिफिलर्स को मेडिकल ऑक्सीजन बनाने को कहा तो गया, लेकिन क्या औषधि नियमों और बाजार में लाने से पहले जरूरी पड़ताल का पालन किया गया या नहीं? हमारे सहयोगी पूजा भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, बिल्कुल वाजिब सवाल है कि विदेशों में भी जब ट्रीटमेंट किया गया तो यही सारी दवाओं का इस्तेमाल किया गया, इसी तरह से स्टेरॉइड्स दिए गए, लेकिन वहां पर ब्लैक फंगस के मामले नहीं आए, भारत में आए हैं। और अब जो आप मुद्दा उठा रही कह रही कि क्या इसके पीछे एक लिक्विड ऑक्सीजन जो इस्तेमाल की गई उसमें इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को जब कन्वर्ट किया गया या सप्लाई किया गया क्योंकि कमी थी, तो क्या ये एक कारण हो सकता है? इस पर विशेषज्ञों का क्या कहना है? क्या मानते हैं कि ये भी एक वजह है? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और न सिर्फ वो बल्कि आज तो ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन जो है जो इन सब चीजों पर नजर रखता है, ऑक्सीजन पर, दवाइयों पर, उसकी कमियों पर, उसने सवाल उठाते हुए लेटर लिखा है महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो आनन फानन में किल्लत के समय में इंडस्ट्रियल ग्रेड का ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स जो निर्माता हैं या जो रिफिलिंग प्लांट्स हैं उनको जो कहा गया बनाने के लिए, क्या वहां पर एफडीए के जो कायदे हैं क्या उसका पालन हुआ? क्योंकि जो मेडिकल ऑक्सीजन बनता है वहां पर बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो करना होता है और बाजार में जाने से पहले उनकी लैब टेस्टिंग होती है। तो क्या इंडस्ट्रियल ग्रेड के लोगों द्वारा जब ये निर्माता द्वारा जब ये ऑक्सीजन बनाया गया तो क्या उसको फॉलो किया गया? इसके अलावा जो दूसरा अहम सवाल है वो ये कि जब ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दिया जाता है मरीजों को तो उसके साथ कंटेनर में जो पानी इस्तेमाल होता है वो डिस्टिल वाटर ही होना चाहिए, ये नियम के तहत होता है। लेकिन डिस्टिल वाटर की कमी न सिर्फ कोविड के समय में, इसके पहले भी होती है, इसका मिलना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आप ऐसे वक्त में देखिए जहां घरों पर लोगों का इलाज हो रहा हो, बड़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हो, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता था लेकिन किट नहीं मिल पाता था, आप समझ सकते हैं कि डिस्टिल वाटर मिलने में भी कितनी दिक्कत हो रही होगी। तो ऐसे में उनकी ओर से आशंका जताई गई है और मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओर से कि लोग नल के पानी का इस्तेमाल कर रहे थे और ये बहुत घातक हो सकता है उन मरीजों के लिए जो पहले से स्टेरॉइड पर हैं या हाई शुगर पेशेंट है जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम है और उनमें इस तरह का ब्लैक फंगस देखा जा रहा है बड़ी संख्या में। तो न सिर्फ आप देखिए अस्पतालों के ही मरीजों में इस तरह से ब्लैक फंगस की शिकायतें हैं, बल्कि घरों में क्वारंटीन में जो मरीज थे जो स्टेरॉइड पे, उनमें भी ये देखा जा रहा है। तो यहाँ पे आशंका ये जताई जा रही है कि जिस तरह से ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या वो ढंग से हुआ है कि नहीं, पानी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो डिस्टिल वाटर है या नहीं, और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये कि जिन इंडस्ट्रियल ग्रेड के लोगों को कहा गया कि आप मेडिकल ऑक्सीजन बनाइए, वहां पर एफडीए द्वारा इन नियमों की का पालन हुआ कि नहीं, उनकी ओर से देखा गया कि नहीं सही तरीके से ऑक्सीजन की रिफिलिंग हुई है या नहीं। जी वैसे लेकिन पूजा, एक बात जो दूसरी सरकार की ओर से सामने आ रही है, अभी कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने ये कहा है कि शुगर यानी डायबिटीज और स्टेरॉइड जब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, क्योंकि कई सारे जो शुगर के मरीज थे जब उनको स्टेरॉइड्स दिए गए तो उसके कारण ज्यादा ये ब्लैक फंगस के मामले सामने आए। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है जिसके चलते इसने महामारी का रूप ले लिया है? जी बिल्कुल। अब जैसे विदेशों की हम बात कर रहे थे, वहां पर अगर स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ है तो वहां पर भी आप देखें डायबिटिक मरीज वहां भी बहुत हैं। तो एक्सपर्ट्स वही कह रहे हैं कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल होने पर इम्यूनिटी आपकी शरीर की कम हो जाती है और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप में फंगस का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उन चांसेस ज्यादा में अगर इस तरह का कंटामिनेटेड या दूषित ऑक्सीजन आपको दिया जा रहा हो या गलत पानी का इस्तेमाल हो रहा हो तो उसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप पिछले साल ही अगर देखें तो पिछले साल भी बहुत ज्यादा मामले नहीं थे, मामले जरूर थे ब्लैक फंगस से। तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हम जहां महीने में एक पेशेंट देख रहे थे, यहां हम एक दिन में 2 पेशेंट देख रहे हैं। तो इस तरह से बदलाव हुआ है मरीजों की संख्या में। तो क्या सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि स्टेरॉइड के इस्तेमाल पर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट क्या अचानक से बढ़ गए, क्या वो पिछले साल नहीं थे? तो यहाँ पर जो सवाल उठाए गए हैं उस पर हालांकि एफडीए की ओर से अभी कोई बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन ये आशंका अपने आप में बहुत अहम हो जाती है ऐसे वक्त में जहां
घरों पर बड़ी संख्या में लाखों मरीज, अगर आप मुंबई शहर की बात करें तो करीब 6 लाख से ज्यादा मरीज होम क्वारंटीन में थे और अस्पतालों में जगह कमी होने की वजह से जब ऑक्सीजन बेड या आईसीयू बेड नहीं मिल रहा था तो घरों पर ही ऑक्सीजन देकर उनको ठीक किया जा रहा था। अगर ऐसे वक्त में डिस्टिल्ड वाटर की कमी के दौरान लोगों ने अगर नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल किया है, नल के पानी का इस्तेमाल किया है, तो वहां पे चांसेस उन मरीजों में सबसे ज्यादा हैं जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम थी, उनमें ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अब वो भी एक समीक्षा करने की जरूरत होगी कि जिनमें ब्लैक फंगस के मामले देखे गए हैं वो किस तरह के मरीज थे। इसी के साथ ही साथ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जब आप हाई फ्लो ऑक्सीजन पर होते हैं, जब आप आमतौर पर होते हैं तो फंगस या बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है, लेकिन आपकी नाक में वो क्षमता होती है उसे रोकने की, लेकिन अब हाई फ्लो ऑक्सीजन पे होते हैं तो वो ऑक्सीजन सीधे आपके अंदर जाता है, तो ऐसे में संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर ये सवाल उठाए गए हैं और अब इस खत के बाद जो लिखा गया है कि क्या इंडस्ट्रियल ग्रेड की रिफिलिंग प्लांट की ओर से जब इस तरह से ऑक्सीजन बनाया गया निर्माता कंपनियों की तरफ से, तो क्या इसका ध्यान रखा गया कि नहीं कि मेडिकल ऑक्सीजन जिस स्तर का होता है उस स्तर का आपने सप्लाई किया कि नहीं। तो ये है मैं कि एफडीए की ओर से कोई जवाब बिल्कुल पूजा, कई वाजिब सवाल उठाए गए क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से अस्पतालों में बिस्तरों की कमी थी, इसलिए लोग जो क्वारंटीन में थे उन्होंने घर में ही ऑक्सीजन लेना शुरू किया। उस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी कमी थी, जमकर कालाबाजारी हुई। न सिर्फ मुंबई की बात है बल्कि दिल्ली या आसपास के इलाकों की बात कर लें, वहां पर भी जमकर कालाबाजारी हुई। और शुद्धता जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया कि क्या जो ऑक्सीजन दी गई थी, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, वो शुद्ध थी या नहीं थी, ये भी क्या एक कारण हो सकता है। शुक्रिया आपका पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। और जानकार जो है वो भी ऑक्सीजन की शुद्धता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर रॉय पाटनकर को सुन लेते हैं। पश्चिमी देशों में जहाँ पे काफ़ी कोविड था वहाँ म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। इसके कारण काफ़ी है। एक तो भारत में हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद प्यूरिफिकेशन इतना एडिक्वेट नहीं है। दूसरा जो ऑक्सीजन देते हैं यूनिफाइड ऑक्सीजन देते हैं जो बॉटल के अंदर हम पानी रख के उसके थ्रू देते हैं। शायद ऐसा भी हो कि हम टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं और बॉटल्स ठीक तरह से स्टेराइल नहीं हो रहे हैं, इसके कारण भी ये म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। ये ब्लैक म्यूकोर एक किस्म का फंगस है जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में होता है, सालों से आता रहा, लेकिन हमको जनरली वो प्रॉब्लम नहीं देता है। प्रॉब्लम होता है डायबिटिक पेशेंट्स में जिसमें शरीर की प्रतिकार शक्ति कम होती है और इसका एक महत्वपूर्ण कारण है स्टीरॉयड का इस्तेमाल। हमारे देश में स्टीरॉयड्स राइट लेफ्ट सेंटर रैम्पेंटली यूज कर रहे हैं पहले दूसरे दिन। तो ब्लैक फंगस के बढ़ रहे प्रकोप के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत नोटिफाइबल डिसीज में शामिल करें और सभी मामलों की रिपोर्ट की जाए। कोरोना के साथ ये भी देश के लिए एक नई मुसीबत बनता जा रहा है। अब तक कई राज्यों में इसके फैलने की सूचना है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। क्या ये डेंजरस बीमारी है? हाँ, ये डेंजरस बीमारी है। इससे आँख की रोशनी चले जाती है, कई बार आँख खराब हो जाती है, आँख निकलनी पड़ जाती है और अगर ब्रेन में चले जाए तो डेथ होने का भी रिस्क हो जाता है। ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो इंजेक्शंस देने पड़ते हैं वो थोड़े टॉक्सिक हैं पर ज़रूरी हो जाते हैं। ऑपरेशन करना पड़ जाता है, पर अगर ऑपरेशन करें तो थोड़ा सा फेस पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाता है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार ने कहा है राज्य सरकारों को कि इसको भी ब्लैक फंगस को महामारी में शामिल किया जाए। इसका क्या असर है, इससे क्या परिणाम होगा और क्या राज्य सरकारों के लिए अभी अनिवार्य हो जाएगा कि जितने मामले उनके पास आते हैं ब्लैक फंगस के, उनकी जानकारी केंद्र सरकार को तुरंत दी जाए? देखिए, निश्चित तौर पर इससे जो रजिस्टर्ड होंगे, जो भी इस तरह के मामले अस्पतालों में सबसे पहले डिटेक्ट किए जाएंगे, उन अस्पतालों की ये संवैधानिक जिम्मेदारी होगी कि वो खुद राज्य प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, जिला स्तर पर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और सरकार के पास पूरी जानकारी मुहैया कराए। और सरकार के लिए भी उसके बाद आसान होगा ये समझना कि ये बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है, किस राज्य में कितने मरीज हैं, उन्हें जो दवाई दी जा रही है वो कितनी सही है, कारगर है, उसके लिए जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल हैं वो कैसे होने चाहिए। फिर भारत सरकार और राज्य सरकार एक साथ मिलकर, जो एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स, उनके साथ मिलकर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको भी बेहतर तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसलिए नोटिफाई करना
एक पहली महत्वपूर्ण कोशिश है सरकार की तरफ से इस नई चुनौती से निपटने की। और इसी बीच एक और जानकारी मैं आपको केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय से देना चाहता हूं। मनसुख मंडाविया जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने राज्य सरकारों को ये कहा है कि ये बीमारी है ब्लैक फंगस, इससे निपटने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दवा है एम्फोटेरिसिन बी इसको कहते हैं, इसकी उपलब्धता पर वो नजर रखें। इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि निर्माताओं जो दवाई निर्माता हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि वो इस दवाई के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार इस दवा को आयात भी करेगी। ये भी माना है मंत्रालय ने कि अचानक से जिस तरह से इसके मामले तेजी से देश में बढ़े हैं, उसकी वजह से कहीं कहीं पर शॉर्टेज की खबर भी इस दवाई को लेकर आ रही है और इसलिए स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार सरकार संपर्क में है। और एम्फोटेरिसिन बी जो सबसे महत्वपूर्ण दवाई है ब्लैक फंगस के खिलाफ जो एक कोशिश की जा रही है उससे निपटने की, उस दवाई की उपलब्धता बाजार में जल्दी से जल्दी बढ़ाई जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, आयात की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है अगर जरूरत पड़ती है तो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्यों को आगाह किया गया है कि इसका इस्तेमाल उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि बहुत सोच समझकर अस्पताल करें, जिससे कि जो अभी एक शॉर्टेज है इस स्थिति से जल्दी निपटा जा सके। जी शुक्रिया आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। इधर ब्लैक फंगस के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में बैठक की है। अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में विशेषज्ञ भी शामिल हुए। दिल्ली के 3 अस्पतालों में इसके लिए इलाज के लिए 3 डेडिकेटेड सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसमें एलएनजेपी, जीडीपी और राजीव गांधी अस्पताल हैं, जिसमें कि ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। बीमारी से बचाव के लिए लोगों को दिल्ली सरकार जागरूक भी करेगी। और सरकार ने कोविड को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका वास्ता कोविड को लेकर जरूरी सावधानियों से भी है। सरकार का कहना है कि थूक के छींटों, हवा और सतह से संक्रमण सबसे अधिक होता है, इसलिए इन तीनों जगहों का खास तौर से ध्यान रखना जरूरी है। कोरोना के वायरस थूक या छींक के छींटों के साथ हवा में 10 मीटर तक जा सकते हैं, इसलिए सतह या हवा पर पड़े छींटों से वायरस तेजी से फैल सकता है। ज्यादा संपर्क वाली जगहों को हमेशा सैनिटाइज करें। बाहरी लोगों के साथ बात करते हुए घर के भीतर भी मास्क में रहें। N95 मास्क सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है। वैसे दोहरे मास्क से भी आप काम चला सकते हैं। जहां तक संभव हो दरवाजे खिड़कियां खुले रखें। एग्जॉस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें। दफ्तर में एसी चले तब भी दरवाजे खिड़कियां खुली रखी जाए। ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ की महिला प्रधान के पति योगेश तालान के खिलाफ पुलिस ने महामारी कानून के तहत एफआईआर दर्ज की है। इन पर मरीज का इलाज नहीं होने और मजबूरन लोगों के झोला छाप डॉक्टरों के इलाज कराने की गलत सूचना मीडिया में फैलाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक प्रधान पति ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के कोविड महामारी के रोकथाम के प्रयास को धूमिल करने की साजिश रची। रविवार को एनडीटीवी ने मेवला गोपालगढ़ गांव में कोरोना के हालात को लेकर खबर दिखाई थी। इसके बाद सोमवार को गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों के कोरोना टेस्ट करवाए थे। अब प्रधान मीनाक्षी तालान और उनके पति योगेश का कहना है कि प्रशासन से जांच की मांग करना ही उनका अपराध है। हमारे साथ हैं ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपाल गांव की महिला प्रधान के पति योगेश तालान। आपके खिलाफ जो है प्रशासन ने महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, क्यों? ये सरकार की देखिए कैसी विडंबना है। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं, हम प्रशासन से कह रहे हैं कि हमारे गांव में लोग बीमार हैं, आप उनके टेस्ट करिए, उनकी जांच करिए कि आखिर उन्हें क्या बीमारी है, उनका इलाज होना चाहिए, उनको समय पर इलाज मिलना चाहिए। चारों तरफ लोगों में दहशत फैली हुई है, कहीं कोरोना की दहशत है, कहीं मलेरिया की है, कहीं टाइफाइड की है। तो आज तो ये गुनाह हो गया कि हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को, अपने गांव के लोगों की बात को अगर हम कहकर प्रशासन से मदद मांग रहे हैं तो प्रशासन को ये बुरा लग रहा है। देखिए, इसमें ना तो कोई भी भ्रामक बात आई है, ना कोई गुमराह करने वाली बात है। ये तो सच है, जिस सच को एनडीटीवी ने उजागर किया है। अब सिर्फ ये है क्योंकि हम लोग कांग्रेसी हैं, इस करके भी इन लोगों ने टारगेट किया जानबूझ के कि सिंगल, जबकि मेरा कहीं कोई उसमें वो भी नहीं है, रोल भी नहीं है, ना मेरा उससे कोई वे भी था कि भाई लोग अपना मान लिया स्वतः इलाज ले रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन मीनाक्षी जी, आप प्रधान हैं, आप ये बताइए कि प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी यहाँ 13 तारीख को भी कैंप लगाया गया था, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जाँच की गई थी। 13 तारीख को जो कैंप लगाया है
उसकी कोई जानकारी नहीं है मेरे पास। आपको क्यों लगता है आपके पति को क्यों फंसाया गया है, मामला क्यों दर्ज किया गया? ये राजनीति की वजह से फंसाया गया है। राजनीति की वजह से फंसाया हाँ गया। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ के मरीज जो अस्पताल नहीं जाने दिया जा रहा है, अब जानबूझ के नीम के पेड़ के नीचे जो उनको झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवा रहा है और मीडिया में गलत खबर फैला के। सारा देश देख रहा है कि किस तरह की खबरें आ रही हैं अखबारों में, किस तरह के जो है समाचार मिल रहे हैं अस्पतालों से। तो गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है और यहाँ पर क्या कोरोना के लक्षण वाले मरीज दिखाए? कोरोना के लक्षण वाले मरीज मिले, सिर्फ लक्षण ही नहीं। उस दिन अभी इन्होंने जब कैंप लगाया आपकी खबर चलाने के बाद में, उसमें से भी कुछ लोग पॉजिटिव आए जिनकी रिपोर्ट कल आई है। तो उसके बाद भी सिर्फ एक दिन इन्होंने कैंप लगाया जिसमें मात्र 77 लोगों की इन्होंने जांच की है। आज ये देखिए मेरे गांव में 2100 तो वोटर है, उसके अलावा कम से कम 4 से 5 हजार की आबादी मेरे गांव की है। तो क्या उसमें 77 जांचें होना अपने आप में काफी है? ये गृह तलान है, मीनाक्षी तलान इनकी पत्नी है जो इस गांव की महिला प्रधान है। इनका ये कहना है कि इन्होंने जो गांव की जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमरा गई है उसको लेकर मुद्दा उठाया और जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है और इनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। ग्रेटर नोएडा के मेला गोपालगढ़ गांव से सचिन के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। कोरोना पर काबू पाने के लिए और कोविड मैनेजमेंट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 11 राज्यों के कई जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में नई चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधानों की जरूरत है। उन्होंने गांवों को कोरोना मुक्त रखने पर भी जोर दिया। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही तो सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है तब तक चुनौती बनी रहती है। कई बार जब केस कम होने लगते हैं तो लोगों को भी लगता है कि अब चिंता की बात नहीं, वो तो चला गया। लेकिन अनुभव दूसरा है। टेस्टिंग और डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो, इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, इन सबके बीच में एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज डीएम और मुख्यमंत्रियों के साथ हुई पीएम मोदी की बैठक को लेकर कई शिकायतें की हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी भी सार्वजनिक की। ममता बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों का इस बैठक में अपमान किया गया। पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जैसे काम कर रहे हैं। It was just a casual super flock meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. And we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. Then how do we speak about the public demand? We never ask about the COVID vaccine. They never ask about the medicine position. They never ask about the oxygen position. They never ask about the remdesivir, the medicine, the urgent, what is not available in the market now. They didn't ask us for the black fungus, that new disease. Country is facing very critical, passing through a very critical juncture.
where Prime Minister is very casual. बॉम्बे हाई के पास जो जहाज तूफान की वजह से समुद्र में डूब गया, उसके 47 लोगों का अब भी पता नहीं चल सका है। इस बीच ये खबर आ रही कि दरअसल ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि जहाज के कप्तान ने तूफान की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। इस हादसे में बचकर निकले चीफ इंजीनियर ने मीडिया को बताया कि जहाज में एक हफ्ते पहले तूफान की चेतावनी मिल चुकी थी। आसपास के दूसरे जहाज निकल चुके थे। मैंने कप्तान से कहा भी कि हमें बंदरगाह के लिए निकल जाना चाहिए, लेकिन कैप्टन ने कहा कि हवाओं की रफ्तार केवल 40 किलोमीटर रहेगी, तूफान 1 घंटे में निकल जाएगा। लेकिन तूफान जब आया तो 100 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार का था। हमारे 5 एंकर टूट गए। चीफ इंजीनियर का यह भी कहना है कि जहाज में जो बचाव की नौकाएं थीं, उनमें भी कई में पंचर था, वरना और भी लोगों को बचाना संभव हो पाता। अच्छा, कैप्टन ने पहले से अबंडन कर दिया वेसल को? वो प्रमोद से ही बात किया था, उसका लिए हम लोग पहले बोला था। नहीं, प्रमोद ने आपको क्यों नहीं बोला वेसल पुल आउट करके मुंबई लेके आओ जब साइक्लोन हो रहा है तभी? उसका पवन ने बोला हुआ, कैप्टन से बात हुआ था। कैप्टन ने नहीं लेके गया? बात हुआ था, तभी नहीं आ पा रहा है बात की में। नहीं, हाँ, जब साइक्लोन स्टार्ट हुआ तब सारे वेसल आ गया। किसके? मेरा आलम शेख के। हाँ, मैंने फॉर्म भरा ना। हाँ, जब तब वेसल क्यों नहीं लेके आया? भाई ब्रदर तब क्यों नहीं गया? वो 40 के ऊपर जाएगा नहीं। कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। कैप्टन ने बोला 40 नॉट के ऊपर विंड जाएगा। 11 बजे शुरू होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो कैप्टन को सिलेक्ट कौन किया था? एक बार तो किया होगा, ऑफिस किया होगा। ऑफिस किया ना? अच्छा, ये आरपीसीएल कौन किया? उदय शिपिंग। अच्छा, ठीक है। तो ये कैप्टन का वजह से ही पूरा सारे कुछ हो गया, सब गड़बड़ हुआ। हाँ, कैप्टन और क्लाइम कैप्टन एंड क्लाइम रैफ का वजह से वेसल हादसा हुआ। तो अगर इतने लोग जो मारे, इसके जिम्मेदार कौन है अभी? कैप्टन और क्लाइम है? ठीक है। मतलब नहीं, आप आराम करो आराम से। अभी कैप्टन लापता है, मिला नहीं। और आप लोग जब साथ में थे उसमें से कितने लोग कट गए पॉपुलर में? मेरा तो एक आदमी पकड़ गया पॉपुलर में। अच्छा, ठीक है। मतलब नहीं, आप ये ट्रीटमेंट लो आप। हाँ, बात करते। ठीक है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि वहां काम ओएनजीसी का हो रहा था, इसलिए जिम्मेदारी उसी की बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। ताउते चक्रवाती तूफान की वजह से समुद्र में एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे साथ हैं महाराष्ट्र राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जी। सर, इतना दुखद हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ओएनजीसी जिसकी ऑयल फील्ड थी, एफकॉन जो कि पूरा काम का जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास था, या फिर वो डर्मस एंटरप्राइजेस जिसका कि P305 बार था, जिसपे कि 261 लोग सवार थे। नहीं, देखिए ऐसा है, लगातार चेतावनी के बाद निश्चित रूप से जिम्मेदारी ओएनजीसी की थी कि 600 मजदूर जो वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ से उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचवाना। ठेकेदारों को निर्देश दिया जाना चाहिए था। ठेकेदारों को कहना चाहिए था कि उन्हें वहाँ निकाल कर शोर ऑफशोर से निकाल कर किनारे पे ले जाके रखें, लेकिन लगातार अनदेखी की गई, जिसके कारण 600 मजदूरों की जान खतरे में पड़ गई। एक बाज डूब गया, रात भर लोग ज़िंदगी से लड़ते रहे। कल हमने सवाल उठाने के बाद देर रात इंक्वायरी बिठाई गई। हम मांग करते हैं कि जवाबदारी निश्चित हो। तो डीजी शिपिंग ने अभी कैजुअलिटी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, जो कि मर्चेंट शिप कानून के तहत होगा वो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ओएनजीसी कह रही है कि एफकॉन का काम था, सब उनकी जिम्मेदारी थी। एफकॉन का कहना है कि जो P305 बार्ज था वो डर्मस एंटरप्राइजेस का था। और अब एक नई बात उभर कर आई है कि वो बाज में कहीं टकरा गया था, तो उसमें छेद हो गए थे, या फिर उसके जो राफ्ट थे वो पंचर थे। तो कप्तान ने निर्णय नहीं लिया बाहर निकलने का। नहीं, देखिए ये बिल्कुल जिम्मेदारी एक दूसरे पे ढकेलने का काम चल रहा है। जब इस तरह का तूफान आने वाला है, अलर्ट जारी किया गया। ओएनजीसी बेसिक कंपनी है, उन्होंने ठेका दिया है। कौन ठेकेदार है, किसका बार्ज है, ये दूसरी बात है। लेकिन ओएनजीसी की जिम्मेदारी थी कि
कि 600 लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाना, उनकी जान की रक्षा करना, सारी जो भी अलर्ट दिए गए उसे नज़रअंदाज किया गया। मुंबई पुलिस के पास सभी बॉडीज हैंडओवर हो रही हैं, वो कानूनी कार्रवाई करके लोगों को, परिवार वालों को सौंप रहे हैं। अब तक 22 एडीआर मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। तो मुंबई पुलिस भी क्या कहीं कुछ क्रिमिनल यानी एफआईआर भी दर्ज करेगी या सरकार की तरफ से कुछ निर्देश आएगा, राज्य सरकार की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि पूरा मामला ओएनजीसी का है। केंद्र सरकार के मातहत ये सारी पेट्रोलियम मंत्रालय के मातहत चीज़ें आती हैं। देर रात में हमें जानकारी मिली है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कोई कमेटी सेटअप की है, 1 महीने में रिपोर्ट मांगी है। लेकिन जब तक इंक्वायरी चल रही है, जो सीधे जिम्मेदार है उसे सस्पेंड क्यों नहीं करते? इतने लोगों की मौत, इतने लोग लापता, लोगों की जान से खेला गया, अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई हो। निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद हादसा है। अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और भी कई लोग हैं समंदर में जो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें बचाने का काम चल रहा है। लेकिन इसकी कोई जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी तय न होते हुए सिर्फ खेला हो रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई से सटे पालघर जिले में तारापुर के पास 10 नॉटिकल मील समुद्र के अंदर एक टग बोट संगीता फंस गई थी। टग बोट पर 10 चालक सदस्य थे जो भूखे प्यासे डरे हुए थे। सूचना मिलते ही भारतीय तट रक्षक दल के जहाज सम्राट ने 18 मई की शाम वहां पहुंचकर भोजन, पानी और दवाइयां दी। टग बोट को सुरक्षित निकालने के लिए दूसरे टग का इंतजाम भी किया गया। इस टग पर सवार चालक दल के सभी 10 लोग सुरक्षित हैं। अब लोग अपने घरों में बैठकर ही खुद ही कोरोना की जांच कर सकते हैं। आईसीएमआर ने घर में ही रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इसे माई लैब ने तैयार किया है। इसमें आईसीएमआर की मंजूरी के बाद 250 रुपए की जो जांच की किट है, इसको 15 मिनट में आप रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। किट से घर में ही नाक के जरिए सैंपल लिया जा सकता है। सिर्फ लक्षण वाले मरीज ही इसको काम में लें। संपर्क में आए लोगों के लिए सुविधा दी गई है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस कंपनी ने इस किट को तैयार किया है। इसका नाम कोविड सेल्फ रखा गया है। जांच के लिए मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। इस ऐप के जरिए ही रिपोर्ट दी जाएगी। मोबाइल ऐप पर यह टेस्ट स्ट्रिप की तस्वीर भी डालनी होगी। आईसीएमआर के टेस्टिंग पोर्टल में इसका डेटा स्टोर किया जाएगा। हमने नेजोफेरिंजियल स्वैब से लेके से चेंज करके नेजल स्वैब, जो काफी इजी होगा आपको टेस्ट करने के लिए, उस पे गए हैं। ये टेस्ट पे जो भी रिपोर्ट आएगी वो कंफर्म, अगर पॉजिटिव है तो ये कंफर्म पॉजिटिव मानी जाएगी। आपको उसके लिए वापस कोई भी और तरीके के रिकन्फर्मेशन की जरूरत नहीं है। पर अगर आप सिम्टोमेटिक हो और नेगेटिव पाए जाते हो तो डेफिनेटली आपने रियल टाइम पीसीआर करना चाहिए। जैसे कहा रैपिड एंटीजन टेस्ट के बेनिफिट। रावल साहब, मेरा सवाल ये था कि आपने जो डेटा जमा किया है आईसीएमआर में, उसमें आपका कितना फीसदी आपने रिजल्ट सबमिट किए हैं? आपने डेटा जमा किया होगा 97%, 98%, 98%, 97%, कोई एक डेटा आप लोगों ने जमा किया होगा। वो डेटा हमारे साथ अगर आप साझा कर पाए तो। वो अभी मेरे पास राइट अवेलेबल नहीं है, पर जैसे आपने कहा मिनिमम स्टैंडर्ड से काफी ऊपर है, इस पे काफी कॉन्फिडेंस है और उसी के साथ ये लॉन्च किया गया है। जब हमने कहते हैं ये कंफर्म पॉजिटिव है, इट मींस ये टेस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड कितना है सर? आप मिनिमम स्टैंडर्ड तो 50% है, पर ये उससे काफी ऊपर टेस्ट है अवेलेबल, बाकी किसी भी कंपनी के लिए। अच्छा, क्योंकि आईसीएमआर की गाइडलाइंस में शायद एंटीजन टेस्ट को लेकर 90% को माना जाता है कि 90% से ऊपर रहना चाहिए। अगर मैं गलत 100% स्पेसिफिसिटी है। अगर आप क्या ये 90 अलग-अलग टेस्ट के लिए जैसे अलग-अलग टेस्ट के लिए अलग-अलग क्राइटेरिया है, इसमें अलग-अलग टेस्ट आए थे। आपको एक्सट्रैक्शन करना है, अगर आप आरटीपीसीआर जा रहे हो, आरटीपीसीआर टेस्ट है जिसके 97% प्लस एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ऐसे हर टेस्ट के अपने अलग लिमिटेशन और बेनिफिट्स है। इसीलिए ये कहा गया है कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आप 100% पॉजिटिव हो, सिम्टम के साथ अगर आप पाए जाते हो तो आपने ये टेस्ट करना चाहिए। पॉजिटिव रिपोर्ट मींस 100% पॉजिटिव, पर अगर आप निगेटिव हो और आप में सिम्टम्स है, डेफिनेटली आपने और टेस्ट करने चाहिए जिससे आपको ये पता चले कि आप 100% श्योर। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने दूर दराज के इलाकों में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आईसीयू ऑन व्हील्स और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम की 2 परियोजनाएं शुरू की हैं।
इन परियोजनाओं के तहत ऐसी बसों का प्रबंध किया गया है। इनमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जनरेटर जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के बाद यह है आईसीयू ऑन व्हील्स, स्थानीय भाषा में लिखा हुआ सरीगे सुरक्षा। इस बस में कई खूबियां हैं। कोशिश की जा रही है कि एक साथ 5 मरीजों को आईसीयू मिल सके। ये कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेज हैं और उन्हें 5 ऑक्सीजन बेड एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया है। इसमें कई सारी खूबियां हैं, कई सारी सुविधाएं हैं और साथ ही साथ प्रोविजन फॉर वेंटिलेटर, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर इसमें वेंटिलेटर भी लगाया जा सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस बस के अंदर किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। बस के अंदर कुल 5 आईसीयू बेड्स हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ छोटे बेड हैं, कुछ बड़े बेड हैं, यानी पेशेंट के हिसाब से यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है और बस में जितना कुछ एडजस्ट किया जा सकता है वो करने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ हर बेड के लिए एक अलग से दवा रखने की जगह भी है और यहाँ पर इमरजेंसी मेडिसिन की पूरी सुविधा है। हर बेड के बगल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर वेंटिलेटर से इसको जोड़ा जा सकता है। इसकी ख़ास व्यवस्था है, यानी इमरजेंसी मेडिसिन भी है और वेंटिलेटर्स से इन बेड्स को जोड़ने की ख़ास व्यवस्था भी। हर बस पे तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्च आया है और जैसा कि हमें बताया गया है, इसके मुताबिक सरकार हर ज़िले में ऐसे बसेस की व्यवस्था करने जा रही है। सरकार का कहना है कि वो बस देने के लिए तैयार है। ऐसी जितनी बसेस चाहिए सरकार देगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि स्वयंसेवी संस्थाएं और साथ साथ जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो सब सामने आएँ ताकि वो लॉजिस्टिक दे सकें, नर्सेज दे सकें। बस सरकार देगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। तो ये एक अच्छी कोशिश है। कई जगहों पर हमने देखा है कि हालात इसलिए बिगड़ रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। तो एक साथ इस बस में 5 आईसीयू अपने आप में एक बड़ी बात है, एक अच्छी पहल है। ऐसे में ज़रूरत है कि कुछ निजी अस्पताल और एनजीओ सामने आएँ और वो लोग भी सामने आएँ जो इस मौके पर दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ताकि ऐसी बसेस कर्नाटक के हर ज़िले में पहुंचाई जा सके और लोगों की मदद की जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।